माइट भी, चलिए मेरे पास फिलहाल तो सवाल नहीं आ रहा, लेकिन डायरेक्टर साहब कुछ ही देर में शायद मुझे टैग करके भेज ही दें कोई ना कोई सवाल। लेकिन इन टोटल मार्केट्स में जो मेजरली आज वजह थी या मूव था वो कंसोलिडेशन साइड पर है। हैवी वेट अर्निंग्स का दिन है जिसमें हैवी वेट्स में कोल इंडिया ऐसी कंपनियों के नंबर्स आने वाले हैं। स्टॉक भी एक बढ़िया तेज़ी दिखा रहा है, नए साल के ऊपरी स्तरों पर है। मूव है आज कैपिटल गुड स्पेस में, एबीबी तेज़ी में था ही, साल के ऊपरी स्तरों पर ये शेयर ऑलरेडी पहुंच गया है। और साथ साथ जो एक बढ़िया मूव देखने को मिल रहा है वो दिख रहा था कमेंस जैसे स्टॉक्स के अंदर भी। चलिए अब सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करते हैं और कुछ सवाल मेरे पास आने शुरू भी हो गए। इनफैक्ट पहला सवाल जो आया वो ट्विटर पे आज मेरे को मिला है। ट्विटर पे जावेद अमीन साहब का सवाल है, ओरेकल फाइनेंशियल 100 क्वांटिटी एवरेज प्राइस 3000। अच्छा, फेसबुक पे सवाल मैं अब ले लूँगा, लेकिन हाँ ट्विटर पे अमीन साहब का जो सवाल है इस पर मैं अब राय पहले दे देता हूँ, क्योंकि अमीन साहब ये कंपनी के साथ एक चीज़ आप ध्यान रखिएगा कि स्टॉक का जो बैंड है ये नीचे की तरफ आपको दिखाई पड़ेगा मैक्सिमम 2100 लोअर लेवल पर, नीचे की तरफ बहुत ही बुरे दौर में 1700, ऊपर के दौर में 4700, बहुत ही अच्छे दौर में 4300, इसी रेंज के अंदर ये घूमेगा। लेकिन इस ड्यूरेशन में नीचे 1700 से 2100 की रेंज से ऊपर 4300 तक जाने के बीच में कम से कम 3 बार डिविडेंड देगा। ऐसा होता है आमतौर पर, 2 से 3 डिविडेंड निकाल देगा। डिविडेंड इसका सबसे बढ़िया चीज़ है, क्योंकि ये करीब करीब आपको 200 रुपये के आसपास डिविडेंड देगा। तो अगर 200 रुपये डिविडेंड आप मान के चल रहे हैं तो 1700 के आसपास जब ये जाता है तब इसकी यील्ड 11% तक पहुंच जाती है। वहाँ पर 10% 8% की यील्ड पे आप ले लीजिए और ऊपर की तरफ आप इसे बेचेंगे तो आपकी यील्ड करीब 5-6% के आसपास पहुँच जाएगी। तो ये रेंज के अंदर ये चलता है, इसी यील्ड पे ये प्ले करता है। ये यूजुअली इसी ट्रेंड का स्टॉक है, इसमें कोई बहुत बड़े अप्रिसिएशन की उम्मीद आप मत रखिएगा। लेकिन ये क्योंकि मल्टीनेशनल जाइंट है, 60% प्रमोटर होल्डिंग रखते हैं और कैश रिच प्रमोटर हैं जो डिविडेंड देते रहते हैं, एक्वेशन करते रहते हैं, तो इसी लिहाज से स्टॉक चलेगा। तो बहुत बड़ा फायरवर्क नहीं, लेकिन हाँ ये स्टॉक आप इसलिए अपने पोर्टफोलियो में जरूर रख सकते हैं कि कभी जब बुरा दौर आए तो आपके पास डिविडेंड का एक सपोर्ट रहे। रेगुलर इनकम आप चाह रहे हैं हर साल, तो इस स्टॉक को आप पोर्टफोलियो में डाल सकते हैं। 100 शेयर आपके पास हैं, 20,000 रुपये साल का डिविडेंड गिर ही रहा है, उस हिसाब से आप अपनी रणनीति बना के रखिए। विद टाइम ये आप कर सकते हैं कि उसी 20,000 से और यही शेयर लेते रहिए, तो एक ऐसा समय आ जाएगा कि एफसी कॉस्ट भी निकल जाएगी और फ्री का डिविडेंड आपको मिलता रहेगा या आपके आने वाली जनरेशन्स को मिलता रहेगा। उस हिसाब से आप पैन आउट करें इसको। लेकिन ये इसकी पुरानी हिस्ट्री के हिसाब से शायद 2016 से ये डिविडेंड दे रहा है, 2 स्पेशल डिविडेंड, एक स्पेशल डिविडेंड भी दिया हुआ है 485 रुपये के आसपास का। तो एक्यूमुलेट करके आप रखेंगे अगर से, तो सिर्फ डिविडेंड स्टोरी के लिए ही आप इस पर नज़र रखें, ग्रोथ स्टोरी के लिए स्टॉक नहीं बनाएं। ओके, अब आते हैं हम उन पर। मैप माई इंडिया 10 साल का व्यू। राज साहब बहुत थोड़ा गलत स्टॉक है शायद 10 साल के हिसाब से। 2-3 अच्छी चीज़ें पहले सुन लीजिए। क्लाइंटल बहुत स्ट्रांग है इनके पास, एमजी जैसे क्लाइंट्स हैं इनके पास, या फिर सारे जो मेट एंड ऑल जैसे वेदर डिपार्टमेंट है वो इनके क्लाइंट्स हैं। इसके अलावा एक बार का केपेक्स है जो केपेक्स पूरा कर चुके हैं, उस केपेक्स के बाद बहुत कुछ करना नहीं होता, कैश जनरेट करता रहता है। ये पहला हिस्सा है। दूसरा हिस्सा जो सबसे प्रोमिनेंट चीज़ मैं मानता हूँ वो ये कि 1-2 साल दे दीजिए, कंपनी का कारोबार अपने आप क्लियर हो जाएगा, रिजल्ट्स आ जाएंगे, रिजल्ट्स आने के बाद सिचुएशन बिल्कुल क्लियर हो जाएगी, डस्ट सेटल हो जाएगी बेसिकली। तब तक आईपीओ की प्लेसमेंट खत्म हो जाएगी, 1 साल वाला लॉक इन खत्म हो जाएगा, एम्प्लॉयज़ निकल चुके होंगे। ये सारी डस्ट क्लीन होने के बाद अपने आप तब भी स्टॉक लिस्टेड रहेगा ही। यहाँ से थोड़ा महंगा हो जाएगा, थोड़ा सस्ता हो जाएगा, दोनों में से एक ही चीज़ होगी। महंगा हो गया तो अच्छी चीज़ होगी तभी महंगा हो गया, सस्ता हो गया तो अपने आप ही रियल वैल्यू पता चल जाएगी। सो टाइम दे दीजिए, वो ज़्यादा बेटर है। 10 साल की जो फ्यूचर है वो आप 1 साल के अंदर नहीं देख सकते इसका। 10 साल के लिए आपको 10 साल ही देखने पड़ेंगे और 10 साल में बार बार इसके नंबर्स को देखना पड़ेगा। सो अभी तो पहला साल ही निकला है, तो ठीक है, मैनेजमेंट कमेंट्री अच्छी है, नंबर्स अच्छे हैं, ट्रांसक्रिप्ट सही है, लेकिन विद टाइम थोड़ी क्लैरिटी है वो ज़्यादा बेटर है। अभी के बारे में आप इस पर कोई भी टिप्पणी नहीं कर सकते। अच्छा जी, एचयूएल में क्या करें लॉन्ग टर्म व्यू। मोहम्मद साहब, अगर आपके पास एचयूएल में लॉन्ग टर्म व्यू तो पूछने की क्या ज़रूरत है, फिर तो आप बने रहिए आराम से। सर कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स एचयूएल के बारे में पहले भी कई बार बोल चुका हूँ, फिर बोलूँगा कि एचयूएल डोमिनेंट प्लेयर है इंडिया में। करीब करीब 850 से 900 इनके प्रोडक्ट लाइन चलते हैं पूरे इंडिया में। हर 10 में से 9 घर से यूज़ करता है। 100 साल पुरानी हिस्ट्री है इंडिया में। मल्टीनेशनल जाइंट है, डिविडेंड ठीक ठाक देता है। बस एक ही कैच है कि ये स्टॉक चलता बहुत स्लो है, वन, क्योंकि एफएमसीजी सेक्टर ही स्लो चलता है और उसमें भी ये आईटीसी की तरह सड़क सड़क के चलने वाले शेयरों में आता है। एक बहुत ही लंबे कंसोलिडेशन के बाद ये शेयर चला था 2007 में, और तब ये 3 गुना हुआ था वहाँ से। उसके बाद ये रुका रहा, फिर 2000 जो भी ये रिसेंटली 1990-2000 का जो दाम था, फेयरली वैल्यूड सिचुएशन थी इसकी, वहाँ से वापस चलना शुरू हो गया। तो कहीं ये नीचे मिलता रहे तो आप ऐड कर सकते हैं, पोर्टफोलियो कोर पोर्टफोलियो का हिस्सा बना के छोड़ सकते हैं।
कहीं आपको ऊपर निकलना है, आपको लगता है कि नहीं मैं इसे बड़ा ही रहने दूंगा, तो आप इसे बड़ा रहने दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर, डिविडेंड भी आता रहेगा। मतलब अगर आप सेफेस्ट साइड पे अपने पोर्टफोलियो में कुछ स्टॉक डालना चाह रहे हैं तो उनमें से एक ये नाम रहेगा जिनको आप आराम से ऐड कर सकते हैं। बाकी बने रहने में क्वालिटी को लेकर इशू नहीं है, प्राइस को लेकर इशू है तो नीचे मिले तो एवरेज कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। ओके, लक्स इंडस्ट्रीज़ पे अंश ढांडा साहब अवॉइड ही करिए, क्योंकि बाकी तो इसके बारे में मैं क्या ही बोलूँ नंबर्स वगैरह को, लेकिन पहले इसमें कॉर्पोरेट गवर्नेंस का इशू है। आप चाहे तो गूगल में कुछ आर्टिकल भी सर्च कर लीजिएगा, इनके प्रमोटर के ऊपर सेबी ने शायद बार कर रखा है उनको, तो एक बारी वो आर्टिकल को आप रेफर कर लीजिए, उसके बाद इस पर हम बात करें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। नंबर्स अपनी जगह है, वो सब अपनी जगह चलते रहेंगे, पहले प्रमोटर क्वालिटी है, अगर वहीं कुछ इशू आ रहा है तो फिर आगे जाने की ज़रूरत नहीं है। बेटर ये है कि आपको दिक्कत अगर दिख रही है तो अवॉइड कर लीजिए। सो पहले उस आर्टिकल के ऊपर रेफर कर लीजिए क्यों हो रहा है ऐसा, उसके बाद इसमें जाएँ, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। ओके, पॉलीकैब अप 3%। दास साहब ऐसा कुछ वो नहीं है, तो मार्केट मूवमेंट है, आज तेज़ी कल मंदी, 2-3% कोई मूवमेंट होता है क्या? मतलब अगर 10% ऊपर होता तो एक बार को सोचना ही पड़ता है, एफएंडो का शेयर है, 2-3% चल भी गया तो ऐसा क्या है, शॉर्ट कवरिंग भी हो सकती है, कल एक्सपायरी है। सो ऐसा कोई इमीडिएट ट्रिगर तो मैंने इसके बारे में नहीं सुना, लेकिन हाँ कंपनी ठीक है, वैल्यू बस थोड़ी महंगी साइड पर है, डोमिनेंट प्लेयर है 2-3 सेगमेंट के अंदर, हेवेल्स का बड़ा कॉम्पिटिटर है कुछ सेगमेंट्स में, नहीं कुछ सेगमेंट्स में डोमिनेंट भी इनफैक्ट है, लेकिन महंगा है तो इसलिए नीचे मेरे ज़्यादा बेटर है। फंडामेंटल साइड पे डेरिवेटिव का स्टॉक है, इसलिए मूवमेंट थोड़े वॉलेटाइल या वाइल्ड मूवमेंट रह सकते हैं, उसको आप ज़रूर ध्यान रखिएगा। ब्राइटकॉम ग्रुप अवॉइड करिए रंजन साहब, मतलब इसको तो पहले अवॉइड करिए, क्योंकि ये एक ही कैच है इसके साथ, ये हर कुछ साल में रीन्यू होकर नए नाम के साथ आता है और ट्रैप हो जाते हैं बहुत सारे लोग इसमें, तो थोड़ा अवॉइड करिए, ज़्यादा बेटर है इसको। ये चला बहुत एक तरफा है और वो एक तरफा तेज़ी की वजह से लोग ज़्यादा ट्रैप हो गए, तो इसको अवॉइड करना ज़्यादा बेटर रहेगा। और दूसरी तरफ आपका नाम था टोरेंट पावर, लो वॉल्यूम स्टॉक है, कंपनी ठीक है, जनरेशन बिजनेस के अंदर है, लेकिन अगर आप पावर जनरेशन में जाना चाह रहे हैं तो ज़्यादा बेटर सिचुएशन में आपको टाटा पावर दिखाई पड़ेगा। वो बात अलग है, चला वो भी बहुत है, लेकिन टोरेंट अगेन लो वॉल्यूम थिन स्टॉक, थोड़ा मोमेंटम मिले ज़्यादा बेटर है। लॉन्ग टर्म स्टोरी के हिसाब से आप पावर में अगर जाना चाह रहे हैं तो टाटा ज़्यादा बेटर स्टोरी बना सकता है, या अदानी पावर ऑब्वियसली, लेकिन उसमें फंडामेंटल नंबर्स सपोर्टिव नहीं है, तो इन दोनों में कॉल लेना ज़्यादा बेटर है। टोरेंट के कंपैरिजन में एटलीस्ट आप इनको पहले प्रेफरेंस दे सकते हैं। अच्छा, शुक्रिया मलिक साहब। फाइनेंशियल ईयर के Q1 के रिजल्ट्स यूजुअली वीक ही आते हैं क्या? ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। आप ऐसे समझिए, अलग अलग सेक्टर के हिसाब से नंबर्स चलते हैं। Q1 हुआ आपके लिए अप्रैल मई जून, तो एग्ज़ाम्स या स्कूल्स खुलते हैं इस ड्यूरेशन में, तो उनके नंबर्स अच्छे होने चाहिए। या कुछ एरियाज़ के लिए टूरिज़्म पिकअप करके गया है इस बार, क्योंकि छुट्टियां स्कूलों की होती हैं, वो अच्छे करके जाने चाहिए। मल्टीप्लेक्सेस अच्छे कर रहे हैं, मूवीज़ अच्छी आई हैं। लिकर तो सारे इस सीज़न ठीक होते हैं, वो लास्ट तक आते हैं, उनका पिकअप हो जाता है, क्यों जब वो दिसंबर क्वार्टर में जाते हैं, क्वार्टर थ्री में। तो ऐसे करके अलग अलग सेक्टर के अलग अलग थीम्स होते हैं, उन थीम्स के हिसाब से काम काज करता है। ये सेक्टर तो ये बार तो वैसे भी लो बेस के सामने आप नंबर देख रहे हैं। पिछले साल Q1 एक लॉकडाउन ईयर था, लॉकडाउन क्वार्टर था, तो लॉकडाउन क्वार्टर के सामने अच्छे नंबर आपको दिख रहे हैं, इसलिए इस साल के नंबर आप YOY की बजाय Q1Q कंपेयर करें, वो ज़्यादा रिलेवेंस, ज़्यादा बेहतर तस्वीर रखेंगे। और वैसे भी ये नंबर आपको दोनों तरह से देखने चाहिए, YOY भी Q1Q भी, क्योंकि कभी कभी YOY बेस अच्छा होता है, इसकी वजह से नंबर अच्छे दिखते हैं। ऐसे 10 एग्जाम्पल गिना दूंगा मैं आपको, जहाँ पे YOY में नंबर बहुत ही अच्छे थे लेकिन Q1Q खराब थे, रिजल्ट बाजार आप दिखाई रहा उसके बाद से रिएक्शन। तो Q1Q नंबर देखिए, वो ज़्यादा बेटर है, YOY की खास ऐसी रिलेवेंस नहीं है। और अलग अलग क्वार्टर अलग अलग सेक्टर के लिए अलग अलग तरीके से काम करता है। ओके, शुड आई होल्ड IDFC फर्स्ट बैंक शेयर विद हिज गुड Q1 रिजल्ट? नीरज साहब, अगर मतलब आप वो HDFC बैंक समझ रहे हैं कि ये बनेगा तो आप अवॉइड ही करें। एक दो चीज़ें बहुत क्रूशियल हैं, इससे आप समझ लीजिए। वी वैद्यनाथन साहब हैं इस कंपनी में, इसीलिए सब लोग बेट कर रहे हैं। 1, वी वैद्यनाथन साहब इस कंपनी को टर्न अराउंड करा देंगे, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। 2, 3, इक्विटी बेस बहुत बड़ा है, इसको आप अवॉइड नहीं कर सकते। HDFC बैंक से बड़ा इक्विटी बेस है इसका। ये जो छोटा शेयर है, ये छोटा नहीं है, अगर ये छोटी इक्विटी में कर दिया जाएगा तो बहुत बड़ा शेयर हो जाएगा। 4, ये पहले डीमर्ज हुआ है IDFC लिमिटेड से, फिर वापस मर्ज होने की बात हो रही है IDFC लिमिटेड में। अगर मर्ज हो गया तो फिर वापस वैल्यू क्रिएशन, या जो वैल्यू क्रिएशन की बातचीत थी वो वापस मर्ज हो जाएगी IDFC लिमिटेड में। क्या शेयरों में होता है सभी कुछ पता नहीं है। 4, एक क्वार्टर के नंबर नहीं, मल्टीपल क्वार्टर के नंबर देखते रहिए, उसके बाद पिक्चर ज़्यादा क्लियर होगी, तब एक बार को टिप्पणी करना आसान होगा। लेकिन प्रोज कॉन्स आपके सामने रख दिए गए हैं,
उसके हिसाब से कॉल लीजिए। पैसा मिल रहा है, थोड़ा थोड़ा लेते चलिए, वो ज़्यादा बेटर रहेगा एटलीस्ट इस स्टॉक में। बैंक के लिए हमेशा सबसे बड़े बैंक में रहिए, सेफ रहता है, पता रहता है कि वो कहाँ जाएंगे, पता नहीं चलेगा इनका एक्सपोजर कल कहाँ है। कल टेलीकॉम में कोई इशू आ गया, सबसे ऊपर IDFC फर्स्ट ही खड़ा होगा, इंडसइंड बैंक ही खड़े होंगे। तो इसीलिए आप थोड़ा देख संभल कर इसमें काम करिएगा। थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट मिल रहा है, लेते चलिए, सबसे बढ़िया है। ट्राइडेंट वांट टू इन्वेस्ट लंप सम। जावेद साहब, 2-3 चीज़ें पहले बता देता हूँ आपको मैं ट्राइडेंट के बारे में। ट्राइडेंट इज इनटू पेपर, ट्राइडेंट इज इनटू टेक्सटाइल। 2 कंपनियाँ, पंजाबी कंपनी है ये। बहुत पहले 70 रुपये का शेयर होता था, वहाँ से स्प्लिट हुआ, 7 रुपये पे आ गया, 7 रुपये का शेयर 60 रुपये पे आ गया, 7 to 60। और जो मूव आया उसके बाद इक्विटी बेस काफ़ी बड़ा भी हो गया। EPS के लिहाज से शायद ये जब स्प्लिट हुआ था तभी 27 के मल्टीपल पे स्प्लिट हुआ था, तो महंगा मल्टीपल तो था ही इसका शुरू से ही, उसी समय से ही। पहले सस्ता था, बाद में महंगा हुआ। अच्छा, टेक्सटाइल की स्टोरी पे चलता है। टेक्सटाइल में कंपनी का कामकाज भी ठीक है, मेजर एक्सपोर्टर है US में। अगर US में डिमांड थोड़ी भी हिट होती है, जो रिसेशनरी बातचीत हो रही है और वहाँ कुछ भी इश्यूज आते हैं, तो वो कंपनी की डिमांड के ऊपर भी इम्पैक्ट कर सकता है। 3, स्टॉक चला बहुत है, इसलिए ईज आउट भी हो रहा है। 60 रुपये का शेयर था, टूट के नीचे आ गया। अगर आप ये सोच रहे हैं कि लम सम डालूंगा 30 रुपये के शेयर में, वो 60 रुपये हो जाएगा, इसमें गलत नहीं है, हो भी सकता है हो जाए, लेकिन रिस्क ज़्यादा है। तो बेटर यही है, अगर आप किसी भी स्टॉक पे लमसम डालने की इच्छुक हैं तो 4 हिस्से बांट लीजिए, 5 हिस्से बांट लीजिए, 8 हिस्से बांट लीजिए, 7 हिस्से बांट लीजिए और धीरे धीरे डालते चले जाइए। ताकि क्या होगा कि कुछ आप पूरा नहीं ले पाएंगे, थोड़ा सा ले पाएंगे, लेकिन जितना भी ले पाएंगे वो एटलीस्ट सेफ होगा आपके लिए, और नीचे के भाव आपको मिलते जाएंगे। तो इस हिसाब से आप कम करें। अगर आपको लगता है कि ये कंपनी चलेगी तो उस हिसाब से आप नया रणनीति बनाइएगा। लेकिन 2 ही 3 केविएट हैं कि ये चला बहुत है, 2 बिजनेस की ग्रोथ, शेयर की ग्रोथ के हिसाब से थोड़ी ढीली है, इक्विटी साइज बड़ा है, उस हिसाब से आप कॉल लीजिएगा। ओके, ITC 181 प्रॉफिट बुक और नॉट, होल्ड और सेल। डाटा साहब, ऑलरेडी आपको वो भी मिला होगा, डिविडेंड भी 2 बार आई गेस, जब से ये आपने लिया है 181 से लेके अब तक, तो 12 रुपये डिविडेंड ही आ गया होगा। तो आपकी कॉस्ट तो ऑलरेडी ये 12 रुपये 24 रुपये नीचे ले आया हुआ है, तो मेरे ख्याल से 150 रुपये कॉस्ट हुई आपकी, और 150 का शेयर 300 रुपये चल रहा है। सेफ टू अज्यूम ये है कि आप ये कर सकते हैं कि अगर आपके पास 100 शेयर है मान लीजिए, तो आप 25 बेच दीजिए या 50 बेच दीजिए। 50 बेचते आपके पास बचे हुए फ्री के शेयर होंगे, उनको छोड़ दीजिए। और ITC ऐसी कोई बुरी कंपनी नहीं है जिसको आप हमेशा के लिए होल्ड नहीं कर सकते। आराम से उसे होल्ड करिए, डिविडेंड खाते रहिए, लेकिन अप्रिसिएशन को अगर आप लॉक करना चाह रहे हैं तो 50% लॉक कर लीजिए, 50% डिविडेंड खाते रहिए। ये भी एक रणनीति रहेगी। नीचे कभी आपको दोबारा वो दाम पे मिल जाए तो फिर ऐड कर लीजिएगा। तो ऐसे करके आप काम करिए, वो ज़्यादा एडवाइजेबल है। बाकी आप अपने हिसाब से सोच सकते हैं। ओके, नायका नॉट क्रॉसिंग 1450। दास साहब, पता नहीं, मैं लेवल तो नहीं ट्रैक करता इस कंपनी के, लेकिन बिजनेस को लेके मुझे अब तक कोई कन्विक्शन नहीं है। मतलब जिस बिजनेस में ये कंपनी है, ये बिजनेस में HUL पिछले 20 साल से है, लैक में उन्हीं का ही प्रोडक्ट होता था, है आज भी। तो धीरे धीरे ये इनर वेयर स्पेस में घुस रहे हैं, वहाँ पेज इंडस्ट्री इनके सामने सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर बैठा हुआ है। सो फार तो मुझे इनके नंबर्स में कोई ऐसा बड़ा कन्विक्शन नहीं दिखा, लेकिन अगर आपके पास प्रॉफिट है तो आप थोड़ा थोड़ा लेकर निकल जाए, ज़्यादा बेटर है। नीचे के दाम मिल जाए, क्योंकि अभी लॉक-इन्स खुलेंगे, 1 साल का लॉक-इन खुलेगा, तो ये सब में थोड़ा नीचे मिल जाएगा तो आप दोबारा एंटर कर लीजिएगा, ऐसा कुछ नहीं हो रहा। और बाजार में कभी धक्के लगेंगे नीचे के तो अपने आप ही भाव दिखा भी देगा नीचे का, तब आप देख सकते हैं। बस एक ही चीज़ अच्छी है कि इसकी इक्विटी सो फार छोटी है बाकी कंपनियों के कंपैरिजन में, लेकिन फिर भी नंबर्स को पहली तवज्जो देते हुए आप कॉल लीजिएगा इसके अंदर, और ज़रा कुछ नंबर्स को और रीड कर लीजिए, फिर उसके बाद सिचुएशन थोड़ी और क्लियर होते हुए दिखाई पड़ेगी। सो फार ब्रोकरेज हाउसेस के पॉजिटिव टारगेट्स हैं इस पर। ओके, 6000 यस बैंक, आई कैन होल्ड इनडेफिनेटली इफ चांस ऑफ एनी गेन। गोयल साहब, एक बड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ दिमाग में आया अभी अभी कि लॉसेस सब होल्ड करते हैं, प्रॉफिट कोई होल्ड नहीं करता। आपने इतने सवालों में सुन ही रहे होंगे, ITC से निकलना चाहते हैं, नायका से निकलना चाहते हैं टाइप्स, जबकि होता है होना उल्टा चाहिए। प्रॉफिट्स को आप होल्ड करिए और लॉसेस को आप मत होल्ड करिए। यस बैंक के केस में 3-4 चीज़ें जो रीसेंट डेवलपमेंट हैं। पहला, इक्विटी साइज तो इनका बड़ा है ही, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। 1280 करोड़ शेयर है इनके पास, इसीलिए शेयर का दाम इतना नीचे है। 2, प्रॉफिट देने वाली कंपनी है, प्रॉफिट ने, ऐसा नहीं कि बैंक का प्रॉफिट नहीं आता, प्रॉफिट आते हैं। 3, रिसेंटली कार्लाइल एंड एडवेंट के प्रेफरेंशियल इशू की बातचीत थी, और वो प्रेफरेंशियल इशू अगर कन्वर्ट हुआ फिर इक्विटी में, तो इक्विटी साइज और बढ़ जाएगा, लेकिन अभी तक उसमें कन्वर्जन की कोई बात नहीं है, और उसमें 2 बड़े नाम आ रहे हैं बोर्ड के अंदर। विद टाइम ये नंबर शायद बढ़ जाए, इम्प्रूव हो जाए, लेकिन
ये भी मत भूलिए कि ये 800 रुपये 700 रुपये का शेयर था, टूट टाट के यहाँ पहुँचा है, तो थोड़ा बहुत तो गेन आ जाएगा क्योंकि आपकी खरीदारी से बहुत दूर है नहीं। तो सो फार तो आप बने ही रहिए, लेकिन आगे की लर्निंग यही रखिएगा कि कभी भी लॉसेस को एटलीस्ट आप इतने टाइम तक मत होल्ड करिए। इनडेफिनेटली होल्ड करने वाली सिचुएशन, एटलीस्ट लॉस ना हो, प्रॉफिट होना चाहिए। आप इनडेफिनेटली उन स्टॉक्स को होल्ड कर सकते हैं जहाँ पे डिविडेंड आ रहा हो, ताकि आप इनडेफिनेटली उसका डिविडेंड खाते रहें। लेकिन जिस कंपनी में डिविडेंड नहीं है, लॉस आ रहा हो, सिचुएशन क्रूशियल हो, वहाँ इनडेफिनेटली होल्ड करके आपका सिर्फ स्ट्रेस ही बढ़ेगा, भाव नहीं बढ़ेगा। तो उस हिसाब से आप यहाँ पे कॉल लीजिएगा। ओके, चलिए फिलहाल अब इतने ही सवालों को शामिल करेंगे। शिवम साहब, ये सवाल ये जेंसार टेक आप ऐड कर सकते हैं, यहाँ पे काफ़ी कुछ अपडेट है, नए ब्लॉक्स हो रहे हैं, बड़े फंड्स आ रहे हैं, इसको आप ऐड कर सकते हैं। इसी नोट के साथ अब मार्केट पंचनामा को ही समेटेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया बहुत सारे लोगों का जिन्होंने सवाल पूछे, बहुत बहुत माफ़ी उन सभी लोगों से जिनसे आज हम बातचीत नहीं कर पाए। आपसे मुलाकात होगी कल, यानी कि एक्सपायरी के दिन। तब तक के लिए आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। @Sumit Research मेरा ट्विटर हैंडल है। नमस्कार।